नमस्कार। कभी सोचा है कि एक चुंबक में ऐसा क्या जादू होता है कि वो बिना छुए ही लोहे को खींच लेता है? आज हम इसी अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल कनेक्शन को समझने वाले हैं, बिजली और चुंबकत्व के बीच का कनेक्शन। तो चलिए इस कमाल की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एक अदृश्य बल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे बिजली चुंबकत्व पैदा कर देती है, और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस बल को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। फिर आएगा चुंबकत्व का एक लूप, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और आखिर में एक बिल्कुल अलग तरह के बल की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। हम सब ने बचपन में चुंबकों से खेला है, देखा है कि कैसे वो दूर से ही चीजों को हिला देता है। आखिर इस अनदेखी शक्ति के पीछे का राज क्या है? यही सवाल कि एक चुंबक बिना कुछ छुए काम कैसे करता है, ये साइंस की सबसे मजेदार पहेलियों में से एक है। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल। और इसका जवाब है चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे समझिए कि ये चुंबक के चारों ओर का एक इलाका है, एक प्रभाव क्षेत्र है। जैसे ही कोई मैग्नेटिक चीज, मान लीजिए लोहे का एक टुकड़ा, इस इलाके में दाखिल होता है, उसे एक जोर का खिंचाव महसूस होता है और वो चुंबक की तरफ खिंचा चला आता है। अच्छा, अब ये फील्ड हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देती, है ना? लेकिन अगर हम चुंबक के पास लोहे का बुरादा बिखेर दें, तो एक कमाल का पैटर्न बन जाता है। यही हैं वो अदृश्य रेखाएं जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं और एक पूरा लूप बनाती हैं। इनसे हमें फोर्स के पैटर्न और उसकी ताकत का अंदाजा लगता है। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट, एक ऐसी खोज जिसने दुनिया ही बदल दी। यहां हम ये देखने वाले हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग लगने वाली ताकतें, बिजली और चुंबकत्व, असल में एक ही कहानी के दो किरदार हैं। बात है साल 1820 की। एक डेनिश फिजिसिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। वो एक लेक्चर दे रहे थे और बस एक इत्तेफाक से उन्होंने एक ऐसी चीज देख ली जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने देखा क्या कि जब एक तार में से बिजली यानी करंट बहता है तो पास में रखा हुआ कंपास हिलने लगता है। स्विच बंद करो, करंट रुका तो सुई भी वापस अपनी जगह पर। और मजे की बात, अगर करंट की दिशा बदल दो तो कंपास की सुई के हिलने की दिशा भी बदल जाती है। बूम! यहीं से यह साबित हो गया कि चलता हुआ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अब जब साइंटिस्ट्स को यह पता चल गया कि अच्छा, बिजली से मैग्नेटिज्म बनता है, तो अगला सवाल क्या था? यही कि इसे नापा कैसे जाए, इसकी भविष्यवाणी कैसे की जाए। इसके लिए कुछ नियम बनाने जरूरी थे। और यहीं पर आता है बायो-सावर्ट्स लॉ। ये हमें इस फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका बताता है। इसका पहला और सबसे सीधा पॉइंट है, करंट जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही मजबूत होगी। सिंपल। दूसरी बात, तार की लंबाई भी मायने रखती है। मतलब करंट जिस तार से गुजर रहा है, अगर उसका हिस्सा लंबा है तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ये भी काफी लॉजिकल है। तीसरा फैक्टर है एंगल। जी हां, आप तार से किस एंगल पर फील्ड को नाप रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। हर एंगल पर फील्ड की ताकत एक जैसी नहीं होती। और आखिर में एक नियम जो फिजिक्स में बार बार आता है, दूरी का नियम। आप तार से जितना दूर जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही तेजी से कमजोर होती जाएगी। मतलब दूरी बढ़ने पर इसका असर घटता है। अच्छा, अब हर तार के लिए बायो-सावर्ट लॉ लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहां हमारे पास एक शॉर्टकट है जिसका नाम है एम्पियर का नियम। ये एक बहुत ही कमाल का तरीका है। ये कहता है कि अगर आप करंट वाले तार के चारों ओर एक बंद लूप की कल्पना करें, तो उस लूप पर कुल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि उस लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। बस। तो अभी तक हम एक सीधे तार की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर हम उस तार को सीधा रखने के बजाय उसे गोल लूप में मोड़ दें? चलिए देखते हैं कि शेप बदलने से मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है। देखिए, एक अकेला सर्कुलर लूप एक कमजोर सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन जैसे ही हम एक और लूप उसके साथ रखते हैं तो उनकी फील्ड लाइंस बीच में सीधी होने लगती हैं। और जब हम ऐसे बहुत सारे लूप्स को एक साथ कसकर पैक कर देते हैं तो उनकी सारी ताकत जुड़ जाती है और अंदर हमें मिलती है एक बहुत ही मजबूत और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसी दिखती है।
और इसी शानदार अरेंजमेंट को हम कहते हैं सोलेनॉइड। ये उन सभी सिद्धांतों का एक प्रैक्टिकल रूप है जिनके बारे में हमने अभी बात की। एक ऐसा डिवाइस जो हमें अपने मर्जी का मैग्नेटिक फील्ड बनाने और उसे कंट्रोल करने की ताकत देता है। तो एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड में क्या फर्क है? देखिए, बार मैग्नेट तो परमानेंट है, उसकी फील्ड फिक्स है। लेकिन सोलेनॉइड वो एक अस्थायी मैग्नेट है। जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बंद, फील्ड गायब। मतलब इसे हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और तो और करंट को कम या ज्यादा करके इसकी ताकत को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है कंट्रोल। इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, इसकी ताकत को बढ़ाया घटाया जा सकता है। और एक और कमाल की बात, अगर इसके अंदर हम एक नरम लोहे का कोर डाल दें तो इसका मैग्नेटिक असर कई गुना बढ़ जाता है। हमारे घर की डोरबेल से लेकर अस्पतालों की बड़ी बड़ी MRI मशीनों तक हर जगह यही प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि चलता हुआ चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है। लेकिन अब इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए एक और सिचुएशन देखते हैं। क्या होगा जब यही चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की बजाय एक इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरे? तो सवाल ये है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड तो बनाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरे? क्या नतीजा वही होगा या फिर कुछ एकदम अलग देखने को मिलेगा? जब कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसता है तो उस पर एक लगातार साइड में फोर्स लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने गेंद को सीधा फेंका लेकिन ग्रेविटी उसे लगातार नीचे खींच रही है। तो गेंद की आगे की गति और ग्रेविटी का खिंचाव मिलकर उसे एक घुमावदार रास्ते पर ले जाते हैं, है ना? ठीक उसी तरह ये चार्ज पार्टिकल भी एक परवलय यानी एक पैराबोलिक पाथ पर चलने लगता है। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। जब एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। मैग्नेटिक फील्ड में रास्ता सर्कुलर हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर चलती हुई बिजली मैग्नेटिज्म बना सकती है और बदलता हुआ मैग्नेटिज्म बिजली बना सकता है, तो क्या ये वाकई में दो अलग अलग ताकतें हैं या फिर एक ही बड़ी शक्ति के दो अलग अलग चेहरे? ये दोनों बल असल में एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं?